हे दोस्तों, इस कहानी के सफ़र में ये आज हमारा आखिरी एपिसोड है। ये माही और रणवीर की लव स्टोरी की सीजन 2 का 22वां पार्ट है। इसी के साथ इस कहानी का द एंड होने जा रहा है। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि माही के घर में भर भर कर खुशियाँ आने वाली हैं। आज उसकी प्यारी सी हीर की विदाई जो होने वाली है, जो सभी को रुलाएगी भी और हंसाएगी भी। तो आप प्लीज़ दोस्तों स्टोरी को एंड तक जरूर देखना। और आज आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि ये स्टोरी का आखिरी पार्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी ढेर सारी ब्लेसिंग के साथ एंड हो। तो प्लीज़ दोस्तों खूब सारे कमेंट करना, हमारी हीर को ही आशीर्वाद दे देना आज उसकी विदाई जो होने वाली है। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मैंने 100 लाइक का टारगेट किया है। प्लीज़ दोस्तों 100 लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस आखिरी एपिसोड को एंजॉय करते हुए हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कहानी में देखा था, माहिर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कल हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। कहकर उसने आयुष की तरफ देखा, फिर वो आयुष के साथ रूम से बाहर निकल गया। दरअसल आयुष, माहिर और हीर तीनों ही RVR एम्पायर के एक प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे थे। ये उनका खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिस पर तीनों मिलकर वर्क कर रहे थे। उसका प्रेजेंटेशन भी तीनों ने मिलकर ही रेडी किया था। जब वो सिर्फ 19 साल के थे तभी से ही उन्होंने अपने बिजनेस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। वैसे भी ये तय था कि जैसे ही इन लोगों की पढ़ाई पूरी होती है तो ये RVR एम्पायर को ज्वाइन करने वाले थे। इतना हमने कल सुना था। अब आगे माहिर और आयुष दोनों ही अपनी इस स्पोर्ट्स कार में कॉलेज पहुंचे। आयुष गाड़ी से बाहर आया और माहिर के बाहर आने का वेट कर रहा था। माहिर ने बाहर आते ही आयुष ने उसके साथ अपने कदम कॉलेज के अंदर की तरफ बढ़ा दी। तभी दोनों को ही अविका और हीर थोड़ी ही दूरी पर गार्डन में एक साथ खड़ी हुई नजर आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गार्डन की तरफ चले गई। आयुष ने उसके पास जाते हुए कहा, तुम लोगों को अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करनी थी क्या? हीर ने आयुष और माहिर की तरफ देखते हुए देखा और कहा, हाँ करनी तो थी, पर हम अभी प्रीत के घर जाने की सोच रहे हैं। आयुष और माहिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हीर से पूछा, प्रीत के घर क्यों जाना है तुम्हें? क्या वो कॉलेज नहीं आई? तो इस बार जवाब अविका ने देते हुए कहा, नहीं वो कॉलेज आई थी। दरअसल घर से फोन आया था कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए प्रीत को घर जाना पड़ा। हम लोग उस वक्त क्लासेस अटेंड कर रहे थे, इसीलिए नहीं जा पाए। अब सोच रहे हैं उसके घर चले जाते हैं, हो सकता है उसे हमारी कोई जरूरत हो। तो माहिर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुमने प्रीत का नंबर डायल किया? तो हीर ने कहा, हाँ मैंने उनका नंबर मिला तो रही हूँ, पर पता नहीं उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, हो सकता है उसकी बैटरी डाउन हो गई हो। भाई ने कहा, चलो ठीक है हम सब साथ में चलते हैं। अब चारों ही एक साथ प्रीत के घर के लिए निकल गए। कुछ ही देर बाद वो लोग प्रीत के घर के सामने खड़े थे। माही ने घर के मेन डोर को बेल प्रेस की। कुछ ही देर में प्रीत की मम्मी ने डोर ओपन किया और वो सवालिया नजरों से उन चारों को देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम लोग इस वक्त यहाँ कॉलेज नहीं गए थे क्या? तो माहिर ने पूछा, आंटी हम तो आपकी तबीयत पूछने के लिए आए थे, आपकी तबीयत खराब थी ना? तो प्रीत की मम्मी ने कहा, मेरी तबीयत, मुझे क्या हुआ है? ये सुनकर हीर अबिका दोनों ही हैरान रह गई। वहीं आयुष और माहिर जो पहले ही जसमीत को देखकर समझ गए थे कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना डाउट क्लियर करने के लिए सवाल पूछा था। उन्हें अब कोई गड़बड़ महसूस हो रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। माहिर ने जसमीत से पूछा, आंटी प्रीत घर पर ही है ना? तो जसमीत ने कहा, नहीं प्रीत तो कॉलेज गई है ना, वो घर क्यों आएगी? तो हीर ने इस बार हैरान होते हुए कहा, पर आंटी आपने ही तो प्रीत को फ़ोन किया था कि आपकी तबीयत सही नहीं है और उसे आपके घर बुलाया था कि वो आपको हॉस्पिटल लेकर चले। तो इस बार जसमीत ने थोड़े घबराते हुए कहा, बेटा मैंने कोई फ़ोन नहीं किया और प्रीत कॉलेज में नहीं है क्या? अब तो हीर, माहिर और रविका और आयुष चारों को समझती देरी नहीं लगी कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। माहिर ने आयुष की तरफ देखा तो तभी जसमीत ने दोबारा घबराते हुए पूछा, बात क्या है? क्या बात है, तुम कुछ बता नहीं रहे हो? कहाँ है मेरी बेटी? वो तो कॉलेज गई थी ना, तो फिर वो वहाँ क्यों नहीं है? और उसे फ़ोन किसने किया था? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माहिर ने जसमीत को समझाते हुए कहा, आंटी हम दोबारा जाकर कॉलेज में ही देखते हैं, शायद वो वहीं होगी, हमें मिली नहीं होगी, इसीलिए हमने सोचा घर आ गई होगी। आप चिंता मत कीजिए, जैसे हम कुछ पता चलता है आपको कन्फर्म करते हैं। कहकर माहिर ने बाकियों से कहा, चलो कॉलेज में ही चलते हैं। हीर ने भी जसमीत को तसल्ली देते हुए कहा, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, वो कॉलेज में ही होगी। जसमीत ने कहा, बेटा आप जैसे ही आपको पता चले मुझे फ़ोन कर देना, क्योंकि मुझे चिंता होने लगी है उसकी। हीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो भी माहिर और आयुष के साथ बाहर वहां से निकल गई। अब चारों ने प्रीत को कॉलेज में सब जगह ढूंढ लिया, पर प्रीत का कुछ भी पता नहीं चला। माहिर ने फ्रस्ट्रेशन से कहा, यहाँ की CCTV फोटो चेक करो, उसी से हमें कुछ पता चलेगा। आयुष ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो हम चलकर चेक करते हैं। अब दोनों ही सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ गए, साथ में हीर और अबिका साथ गई। उन्हें भी प्रीत की बहुत चिंता हो रही थी। अबिका को तो ये सोचकर ही रोना आ रहा था कि उसे प्रीत को अकेले जाने ही क्यों दिया। अगर वो भी प्रीत के साथ जाती तो प्रीत किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसती। चारों ने सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे कैमरे चेक किए। उसमें प्रीत कॉलेज की मेन गेट से बाहर जाते हुए नजर तो आ रही थी और उन्होंने ये भी देखा था कि वो अपनी स्कूटी लेकर ही वहां से निकली थी, पर उसके आगे कोई भी सीन कैप्चर नहीं हो रहा था। माहिर ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, डैम इट, इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। प्रीत कॉलेज से बाहर जा रही थी पर वो अकेले है। हीर ने कहा, भाई वो घर के लिए तो जरूर निकली है,
ये तो क्लियर है, मुझे लगता है कि रास्ते में ही उसके साथ कुछ हुआ है। आप डैड से कहिए ना कि वो प्रीत को ढूंढने अपने आदमियों को काम पर लगा दे, क्योंकि हम जरा सा भी देर नहीं कर सकते हैं। अविका ने भी रुआंसी होते हुए कहा, हीर सही कह रही है, कहीं प्रीत के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कहते हुए अविका की आंखें नम हो गई। आयुष ने जब अविका को इतना परेशान होते हुए देखा तो वो अविका के पास आया और उसके गालों को अपनी हथेली में थामते हुए कहा, तुम घबराओ मत, हम जल्द ही जल्द प्रीत को ढूंढ लेंगे। अभी तुम घर जाओ, ठीक है? अविका ने कहा, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मैं अभी प्रीत को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो आयुष ने उसे समझाते हुए कहा, अविका, हमने कहा ना हम प्रीत को ढूंढ लेंगे, और जैसे ही हमें कुछ पता चलता है मैं तुम्हें खुद फोन कर दूंगा, ठीक है ना? अभी तुम घर जाओ। अविका ने धीरे से अपना सिर खामे हिलाया और जैसे ही वहां से जाने लगी आयुष ने कुछ सोचकर उसे रोका और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। आयुष को लग रहा था कि अविका बहुत ही ज्यादा परेशान है तो उसे खुद ही अविका को घर ड्रॉप करने जाना चाहिए। फिर आयुष ने माहिर से कहा, माहिर, मैं अविका को उसके घर छोड़कर आता हूँ, तब तक तुम चाचू को इन्फॉर्म कर दो। माहिर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। आयुष अविका को लेकर वहां से निकल गया। माहिर ने अपना फोन निकाला और माहिर का शक अब यकीन में बदल गया। उसने हीर से कहा, पहले पता करते हैं कि वो नमन राठी कॉलेज में है कि नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं है तो जरूर ये काम उसी का ही होगा। हीर ने कहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं भाई? तो माहिर ने हीर का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहा, क्योंकि वो नमन राठी जो ऊपर से नजर आता है अंदर से उतना ही ज्यादा सातिर है। चलो तुम्हें बाकी सब कुछ बाद में बता दूंगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोनों ही सिक्योरिटी रूम से बाहर निकल गए। बाहर ही उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। माहिर ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, पूरे कॉलेज में नमन राठी को ढूंढो, अगर वो कॉलेज में है तो उसे पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। उन बॉडीगार्ड्स ने माहिर का ऑर्डर फॉलो करते हुए सिर हाँ में हिलाया और वहां से चले गए। हीर भी नमन राठी को पूरे कॉलेज में ढूंढ रहे थे, पर जैसे ही होना था नमन राठी तो कॉलेज में था ही नहीं। अब तो माहिर का शक यकीन में बदल गया कि जरूर नमन राठी ने ही प्रीत को किडनैप किया है। माहिर को फोन आते ही रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों ने ही अपनी सारी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया था और पूरे शहर में प्रीत को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को लगा दिया था। वहीं आरव, माहिर, आयुष और हीर चारों की अपनी तरह की पूरी कोशिश कर रहे थे प्रीत को ढूंढने में। माहिर का दिल किसी अनहोनी आशंका से बेचैन हो रहा था कि कहीं वो नमन राठी प्रीत को कुछ करना दे, पर अपने मन की बेचैनी दबाते हुए बदहवास सा प्रीत की जगह जगह ढूंढ रहा था। वहीं इस शहर के एक जंगली इलाके में एक टूटा फूटा मकान, जिन्हें देखकर ही लग रहा था कि वहां कोई रहता नहीं होगा। इस मकान के अंदर एक पुराने से कमरे में एक लड़की बेहोश बेड पर लेटी हुई थी। उस कमरे में नाम मात्र की रोशनी मौजूद थी जो वहां जल रही कैंडल से हो रही थी। वो जंगल बहुत ही ज्यादा घना था, इसीलिए दिन की रोशनी में भी को ऐसा ही लग रहा था जैसे रात का अंधेरा छाने लग गया हो। वहीं उस बेड के किनारे ही एक साइड पर एक शख्स बैठा हुआ था जिसे अपने फेस को मास्क से कवर किया हुआ था। वो अपनी गहरी आंखों से प्रीत के चेहरे को देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी प्रीत धीरे धीरे होश में आने लगी। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और कराते हुए उठने की कोशिश की। प्रीत को होश में आते देखकर उस शख्स की आंखों में अजीब सी चमक नजर आने लगी। प्रीत जैसे तैसे उठकर बैठी और अपने सर को पकड़कर कराने लगी। उसने अपने सिर में बहुत तेज दर्द का एहसास हो रहा था। जैसे तैसे उसने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखने लगी। खुद को किसी अजीब जगह पर देखकर प्रीत को पहले तो समझ ही नहीं आया कि वो कोई सपना देख रही है या फिर ये हकीकत है। तभी उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने अपना सिर घुमाकर उस शख्स की तरफ देखा तो अभी भी उसे अपनी गहरी नजरों से घूर रहा था। उस शख्स को देखकर प्रीत एकदम से हड़बड़ा गई और पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, तुम कौन हो और ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? उस आदमी ने प्रीत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और प्रीत की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही उसे प्रीत की गालों को छूना चाहा, प्रीत जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे छूना मत, और मैं यहाँ कैसे आई? उस शख्स ने प्रीत की गालों को कसकर पकड़ा और झटके से उसके चेहरे को अपने सामने कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आई ये बात छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आई ये बात जानना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। प्रीत को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि ये किसकी आवाज है, एकदम से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने हाथों से उस शख्स के नकाब को जैसे ही खींचना चाहा, उस शख्स ने प्रीत के हाथ को कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरा सामने ज्यादा होशियारी मत दिखाना प्रीत, वरना तुम्हारी होशियारी तुम्हें ही भारी पड़ेगी। फिर प्रीत के चेहरे को झटकते हुए कहा, बहुत जल्द तुम यहाँ से बहुत दूर जाने वाली हो, वो भी मेरे साथ। कहकर वो आदमी प्रीत से दूर हुआ और जैसे ही रूम से बाहर जाने लगा तभी प्रीत ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, नमन राठी, ये तुम ही हो ना? प्रीत की आवाज सुनकर उस शख्स के कदम जहाँ थे वहीं थम गई, पर उसे मुड़कर प्रीत की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसके होठों पर एक एविल स्माइल आ गई। प्रीत ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, ये तुम ही हो ना नमन राठी? मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। माहिर ने सही कहा था कि तुम वो नहीं हो जो दूसरों को दिखते हो। नमन राठी ही हो तुम, जिसने प्रीत को किडनैप करवाया था। वो पीछे पलटा और प्रीत की तरफ देखते हुए बोला, आखिर पहचानी गई तुम मुझे प्रीत? चलो अच्छी बात है, वैसे भी मैं कुछ ही देर में तुम्हारे सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने ही वाला था। कहने के साथ ही नमन ने अपना नकाब निकालकर फेंक दिया। नमन राठी को देखकर प्रीत की आंखों में नफरत उमड़ आई। उसने बेड से खड़े होते हुए कहा, मुझे किडनैप क्यों किया तुमने, बोलो? नमन राठी ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, ताकि तुम्हें अपने साथ यहाँ से बहुत दूर ले जा सकूं, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना प्रीत, तब से ही तुम मेरे दिल में बस गई हो, और तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगा और अपने साथ रखूंगा हमेशा के लिए। वैसे भी वो माहिर और उसकी फैमिली सब कुछ जल्द से जल्द खत्म होने वाली है, सब कुछ जल्द से जल्द खत्म होने वाला है। नमन की बात सुनकर प्रीत को इस बात इतना गुस्सा आया कि उसे आगे बढ़कर एक जोर का थप्पड़ नमन राठी की गाल पर जड़ दिया। उसे नमन का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। प्रीत की हरकत से नमन राठी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झटके से प्रीत के बालों को पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, दोबारा यह हरकत मत करना। यह
तो यह हरकत करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचोगी। कहकर नमन ने उसे पर्स पर धकेल दिया और रूम से बाहर निकल गया। प्रीत जो मुंह के बल पर्स पर गिरी थी, उसने पलटकर नमन राठी की तरफ देखा, पर वो तो रूम से बाहर जा चुका था और जाते जाते रूम के डोर को बाहर से बंद कर गया था। प्रीत जल्दी से उठी और भागकर दरवाजे के पास आई और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। तो दोस्तों, अभी तो आपको ये स्टोरी थोड़ी सी टेढ़ी लग रही होगी कि मैंने शुरू में तो ये कहा था कि मैम आज इसकी एंडिंग करने वाली हूँ और अभी यहाँ पर हमारी प्रीति क्या गायब है, तो कैसे आप इस स्टोरी की एंडिंग कर रहे हो, ये सोच रहे होंगे आप। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जल्द ही हमारी हीर की विदाई होने वाली है। आप प्लीज़ बने रहिए। ये तो अभी एक छोटा सा पार्ट ही था, आगे स्टोरी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसीलिए लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करना प्लीज़ दोस्तों। ऐसा कहकर नमन ने उसके गालों को थपथपाया और उठकर रूम से बाहर निकल गया। नमन के जाते ही प्रीत को कब से हिम्मत जुटाते हुए नमन के सामने डटकर खड़ी थी, अचानक उसकी हिम्मत टूट गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और उसकी आंखों में रुके हुए आंसू उसकी आंखों के किनारे से बहने लगे। प्रीत ने धीरे से कहा, माहिर प्लीज मुझे जल्दी से ढूंढ लेना, मुझे भरोसा है तुम पर। वहीं दूसरी तरफ इंदौर के सुनसान हाईवे पर एक साथ 8-10 गाड़ियां फुल स्पीड के साथ दौड़ रही थी। उनमें से एक गाड़ी में माहिर बैठा हुआ था, जो खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी उसे अपने कानों में प्रीत की जैसी आवाज़ सुनाई दी, माहिर। और इसे सुनकर माहिर के मुंह से अपने आप ही निकला, प्रीत। इसी के साथ माहिर ने झटके से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। माहिर के ब्रेक लगते ही पीछे आ रही गाड़ियों ने भी अपनी अपनी गाड़ियों को ब्रेक लगा दिया। माहिर ने अपने आसपास देखा, फिर अपने दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद की और धीरे से कहा, मेरा इंतजार करना प्रीत, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी माहिर का फोन रिंग करने लगा। माहिर ने अपनी आंखें खोली और फोन की तरफ देखा। माहिर के ऐसे अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाने की वजह से आयुष ने ही माहिर को कॉल किया था। माहिर ने फोन पिक करके कान पर लगाया और दूसरी तरफ से आयुष ने कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? माहिर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ नहीं, कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्रीत को गायब हुए कई घंटे बीत चुके थे। जसमीत का तो रो रो कर बुरा हाल था, वहीं सिमरन भी रोए जा रही थी। अविका और हीर दोनों ही प्रीत के घर आई और उसी की मम्मी और बहन को संभालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो दोनों भी बहुत टेंशन में थी। वहीं प्रीत के लिए बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन अभी प्रीत की मम्मी और बहन को संभालना बहुत जरूरी था। जसमीत ने प्रीत के डैड को इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए वो भी जल्द से जल्द वहां से निकल गए थे। वहीं माहिर अपने आदमियों के साथ उस लोकेशन पर पहुंच गया था जहां नमन राठी की लोकेशन ट्रेस की गई थी। उसके आगे का पूरा घना जंगल ही था। माहिर और आयुष दोनों ही अपनी गाड़ियों से बाहर आए। आयुष ने माहिर के पास खड़े होते हुए कहा, ये तो बहुत घना जंगल है माहिर, और फिर रात के वक्त हम कैसे यहाँ पर प्रीत को ढूंढेंगे? माहिर ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, अगर वो नमन राठी प्रीत को पाताल में भी ले गया होगा तो मैं वहां से भी उसे ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे प्रीत सही सलामत मेरे सामने चाहिए। फिर अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे जल्द से जल्द प्रीत की इन्फॉर्मेशन चाहिए। माहिर का ऑर्डर मिलते ही वो सभी आदमी एक एक कर जंगल के अंदर चले गए। वो सभी काफी अच्छे से ट्रेन थे और खास तौर पर जंगल के इलाकों को बहुत अच्छे से पहचानते भी थे, इसलिए रणवीर ने माहिर के साथ उन बॉडीगार्ड्स को भेजा था, क्योंकि वो आम बॉडीगार्ड्स के कहीं ज्यादा प्रीत का पता लगाने में कामयाब होते। माहिर और आयुष भी अपनी गन हाथ में लिए जंगल की तरफ बढ़ गए। वो जंगल इतना घना था कि वहां गाड़ियां ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्हें पैदल ही अंदर जाना था। रात का वक्त था और जंगली जानवर का खतरा भी बड़ा हुआ था, लेकिन माहिर के दिमाग में सिर्फ प्रीत की सलामती का ख्याल ही चल रहा था। जब तक वो प्रीत को अपने सामने सही सलामत नहीं देख लेता, उसके बेचैन मन को राहत नहीं मिलने वाली थी। करीब आधे घंटे बाद उन बॉडीगार्ड्स में से किसी एक ने माहिर को एक लोकेशन शेयर की। माहिर ने उस लोकेशन को देखते हुए आयुष से कहा, आयुष आई थिंक हमें प्रीत का पता चल गया है, क्योंकि हमारे आदमियों को कोई क्लू मिली है। आयुष ने कहा, चलो जल्दी। फिर लोकेशन की तरफ देखते हुए, ये जगह यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। माहिर और आयुष उस दिशा की तरफ बढ़ गए जिस तरफ से लोकेशन उस आदमी ने उसे सेंड की थी। कुछ ही देर में उनकी बॉडीगार्ड और माहिर आयुष के साथ उस पूरे पुराने घर के सामने खड़े हुए थे। उनके बॉडीगार्ड्स ने उस घर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। माहिर ने अपने आदमी से पूछा, तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यहाँ है? तो उसके आदमी ने कहा, इस पूरे जंगल के बीचों बीच में सिर्फ यही घर हमको मिला है और इस घर में चिमनी से धुआं भी बाहर निकल रहा है। इसका मतलब कि कोई ना कोई तो यहाँ रहता है। हो सकता है कि वो नमन राठी यहीं पर जाकर छिपा हो। आयुष ने कहा, हो सकता है माहिर कि नमन राठी प्रीत को किडनैप करके यहीं लेकर आया हो। वैसे भी उसकी लोकेशन इस जंगल के आसपास की थी, एक बार देख लेने में क्या हर्ज है। माहिर ने हामी सिर हिलाया और उस घर के डोर की तरफ बढ़ गया। वो डोर बंद था। माहिर ने एक लात मारकर उस डोर को तोड़ दिया। इसी के बाद वो उस घर के अंदर गया। उसके पीछे पीछे बाकी सभी बॉडीगार्ड और आयुष भी घर के अंदर चले गए। वो सभी सतर्क होकर आसपास नमन राठी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वहां पर ना तो उस नमन राठी मिला और ना ही प्रीत। आयुष ने परेशान होते हुए कहा, घर की हालत देखकर लग रहा है कि कुछ वक्त पहले वो लोग यहीं थे, शायद उन्हें हमारे आने की खबर मिल गई होगी। माहिर ने फ्रस्ट्रेशन होते हुए कहा, हमें आने से में थोड़ी देरी हो गई, पर वो कहाँ ले गया होगा प्रीत को? प्रीत के न मिलने से माहिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, इसीलिए उसने गुस्से से वहाँ रखी एक टेबल को जोर से किक किया, जिससे वो टेबल खिसक गई। खिसकते हुए बहुत ही दूर चली गई। माहिर ने अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, यहाँ की हालत देखकर लग रहा है कि वो ज़्यादा देर पहले यहाँ से नहीं निकला होगा, तो इसका मतलब वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा। यह कहकर वो जल्दी से उस घर से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी निकल गए और सभी लोग बड़ी फुर्ती से के साथ उस जंगल के सब जगह नमन राठी को ढूंढ रहे थे। माहिर अभी घर के बाहर आया ही था कि तभी उसके कदम रुक गए। उसने पीछे पलटकर एक तरफ देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण नजर आई। दरअसल वहीं
सूखे पत्तों के बीच उसे एक चीज चमकती हुई सी नजर आई। माहिर ने आगे बढ़कर उस जगह पंजों के बल बैठ गया और उस चमकती हुई चीज को अपने हाथों में लेकर देखने लगा। वो पायल थी। माहिर उस पायल को अच्छे से पहचानता था क्योंकि ये प्रीत की थी और माहिर ने ही उसे गिफ्ट की थी। उस पायल को देखते हुए माहिर ने कहा, मेरा शक सही था, वो लोग यहीं थे। फिर उस पायल को मुट्ठी में भरते हुए कहा, प्रीत, मैं तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढ लूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। माहिर खड़ा हुआ और वहां से आगे बढ़ गया। वहीं नमन राठी प्रीत को गोद में उठाए आगे बढ़ रहा था। उसने प्रीत की तरफ देखा जो बेहोशी की हालत में उसकी गोद में लेटी हुई थी। प्रीत के लंबे बाल नीचे की तरफ लहरा रहे थे। नमन राठी ने फिर सामने की तरफ देखते हुए कहा, बस कुछ देर और, हमारे आदमी हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो माहिर तुम्हें कभी नहीं देख पाएगा। एक बार तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँ, फिर तो उस माहिर राय कपूर को भी देख लूंगा। हमें इंडिया से बाहर तो जाएंगे, लेकिन रणबीर कपूर की बर्बादी के बाद। कहते हुए नमन राठी की फेस पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। वो जंगल के बाहर निकला तो हाईवे पर ही एक बड़ी सी गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उस गाड़ी के बाहर ही ड्राइवर खड़ा हुआ था। ड्राइवर ने जब नमन राठी को वहां आते हुए देखा तो जल्दी से पिछले सीट का डोर ओपन कर दिया। नमन ने प्रीत को बैक सीट पर लेटाया और फिर ड्राइवर से कहा, चाबी मुझे दे दो। ड्राइवर ने चाबी नमन राठी को दे दी। फिर नमन ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, अब जल्दी से यहाँ से गायब हो जाओ, क्योंकि वो माहिर और उसके आदमी पूरी तरह से हमें ही ढूंढ रहे हैं। उस ड्राइवर ने अपना सिर हमें हिलाया और जल्दी से भागते हुए दूसरी तरफ जंगल के में ही कहीं गुम हो गया। नमन ने पीछे पलटकर एक बार प्रीत की तरफ देखा। प्रीत को बेहोशी देखकर नमन राठी ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, हमारे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है स्वीट हार्ट, चलो अब मेरी दुनिया में जाने का वक्त हो चुका है। कहकर नमन राठी के सामने देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आधे घंटे के टाइम के बाद नमन की गाड़ी एक सुनसान जगह जाकर रुकी। नमन गाड़ी के बाहर आया और किसी के आने का वेट करने लगा। कुछ ही देर बाद एक तेज शोर सुनाई दिया और वहां तेज हवाएं चलने लगी। नमन ने आसमान की तरफ देखा और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। दरअसल आसमान में एक चॉपर धीरे धीरे नीचे जमीन पर उतर रहा था। उसकी रिंगिंग सी वजह से वहां पर बहुत शोर हो रहा था और साथ ही साथ हवा भी बहुत तेज चल रही थी। कुछ ही देर में वो चौपर नमन के सामने ही थोड़ी दूरी पर लैंड हो गया। उस चौपर से लैंड होते ही एक आदमी कूद कर बाहर निकला और भागते हुए नमन के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसे ग्रेट करते हुए बोला, सर, हम निकलने के लिए रेडी हैं। नमन ने अपना सिर में हिलाया और झटके से प्रीत को वापस अपनी गोद में उठा लिया और अपने कदम चौपर की तरफ बढ़ाने लगा। लेकिन इससे पहले ही वो चौपर तक पहुंच पाता, वहां पर एक साथ कई सारी 8-10 गाड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। नमन हैरानी से उन गाड़ियों को देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझता, उन गाड़ियों में से एक के बाद एक कई सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आ गए और नमन को अपनी गन पॉइंट पर ले लिया। नमन ने अपने कदम जल्दी से चौपर की तरफ बढ़ा दिए कि तभी एक फायर हुआ और चौपर में बैठा हुआ आदमी उस फायर के साथ ही वहीं ढेर हो गया। कुछ पल के लिए तो उस फायर की आवाज से नमन के कदम वहीं रुक गई। तभी माहिर को गुस्से भरी आवाज नमन के कानों में आई, जहां हो वहीं ठहरे रहो, वरना अगला फायर तुम्हारे शरीर में होगा। नमन ने कसकर अपनी आंखें बंद की और प्रीत को जमीन पर उतार दिया। प्रीत इस वक्त नमन के सहारे ही खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे होश अभी भी नहीं आया था। नमन ने अपनी कमर से गन निकालकर प्रीत की कनपटी पर लगाते हुए कहा, माहिर राय कपूर, जिसे बचाने आए हो, क्या उसी की लाश देखना चाहते हो? इसीलिए कह रहा हूँ, चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारे हाथ सिर्फ इसकी लाश ही लगेगी। अगर मेरे साथ जाओगे तो कम से कम जिंदा तो रहोगे। नमन की इस हरकत से माहिर की आंखों के भाव कुछ पल के लिए बदल लेकिन फिर उसने नमन पर चिल्लाते हुए कहा, ये तुम्हारी भूल है नमन राठी कि तुम प्रीत को यहाँ से ले जा सकोगे। और वैसे भी देखो खुद को, तुम लोग हो ही कितने, सिर्फ एक। तभी आयुष ने कहा, वो एक नहीं, दो हैं। दिख नहीं रहा है उसका आदमी खड़ा है। माहिर ने तिरछी नजर से आयुष की तरफ देखा और एक फायर किया और इसी के साथ नमन का आदमी वहीं ढेर हो गया। माहिर ने स्माइल करते हुए कहा, अब तो एक है ना। नमन ने पलट कर अपने आदमी की तरफ देखा, जिसका लाश अब फर्श पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसके पास तो अभी भी प्रीत नाम की ढाल थी। तो उसने हंसते हुए कहा, इसके मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो मेरी कैद में है उसके मरने से तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा माहिर। कहते हुए नमन राठी पीछे की तरफ बढ़ रहा था। दरअसल उसकी मनसा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार होने की थी, पर माहिर को यह समझते देरी नहीं लगी कि नमन राठी के दिमाग में चल क्या रहा है। इससे पहले कि नमन अपनी गाड़ी तक पहुंचा, माहिर ने उसकी गाड़ी के दोनों टायरों के ऊपर निशाना साध दिया, जिसके के साथ उसके टायर वहीं ब्लास्ट हो गए। फिर माहिर ने हंसते हुए कहा, ओह, तुम्हारी गाड़ी तो अब किसी काम की नहीं रही राठी, कहा था ना तुम्हें यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा। माहिर ने इस हरकत से नमन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते हुए एक अजीब सी हंसी के साथ बोला, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी माहिर, क्योंकि जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी ही बाहों में दम तोड़ेगी। कहने के साथ ही नमन ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो गन से फायर कर पाता, पीछे से आयुष ने उसके हाथ को जोर से वार किया, जिससे उसके हाथ में पकड़ी हुई गन छूटकर नीचे गिर गई। दरअसल माहिर तो नमन को अपनी बातों में फंसा रहा था। आयुष और माहिर दोनों का ही प्लान यही था कि नमन माहिर की बातों में उलझा हुआ था और वहीं आयुष ने चुपचाप सदे कदमों से नमन राठी के पीछे से जाकर उस पर वार कर दिया था। नमन गन के दूर जाते ही नमन की पकड़ प्रीत से ढीली हो गई, जिससे प्रीत पर्स पर गिरते ही वाली थी, पर उसे पहले ही माहिर ने उसे अपनी मजबूत बाजुओं में थाम लिया। प्रीत अब माहिर की बाहों में झूल रही थी। माहिर ने उसे संभाल कर अपनी गाड़ी बाहों में पकड़ा और उसका चेहरा थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। प्रीत उठो, देखो मैं आ गया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आखिर अपनी प्रीत को हमारे हीरो माहिर ने बचा ही लिया। तो दोस्तों, कैसी लग रही है कहानी का ये आखिरी एपिसोड आपको? आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। आप सबने मुझे इतना सारा सपोर्ट दिया और आज मैं इस कहानी का आखिरी एपिसोड बना रही हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आज इस कहानी के 100 लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना, आपको कैसी लगी ये पूरी सीरीज। और आपके लिए
कल बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, तो प्लीज़ दोस्तों वेट ज़रूर करना। कल 3 बजे का, सॉरी कल 3 बजे, हाँ कल 3 बजे का, क्योंकि कल 3 बजे आपके लिए एक नई स्टोरी लॉन्च होने वाली है और वो माही और रणवीर की लव स्टोरी से कहीं ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आयुष ने नमन की गर्दन को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने माहिर से कहा, माहिर मुझे लगता है कि इस कमीने ने प्रीत को काफ़ी हैवी डोज दी है, इस वजह से ये होश में नहीं आ रही है। तुम इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ। नमन जो इस वक्त आयुष के हाथ से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो मुश्किल से हंसते हुए बोला, तुम भले ही इसे हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन इसे जो ड्रग मैंने दिया है उसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है, तुम इसे होश में नहीं ला पाओगे। माहिर ने प्रीत को अपनी गोद में उठाया और नमन से कहा, जितनी तेरी औकात नहीं है उससे कहीं ज़्यादा हमारी पहुंच है। दुनिया में ऐसी कोई ड्रग नहीं बनी है जिसका एंटीडोट हमारे हॉस्पिटल में ना मिले, समझे? कहकर माहिर प्रीत को उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाते जाते उसने आयुष से कहा, इसे अभी मारना नहीं है, इसे अपने साथ ले चलो, इसका हिसाब बाद में करेंगे। आयुष ने नमन की गर्दन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, चल आप तेरी प्रोफेसर गिरी तो हम निकालेंगे। कहकर आयुष नमन को घसीटते हुए वहां से ले गया। कुछ देर बाद हॉस्पिटल प्रीत को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपने सिर में तेज दर्द महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और अपनी पलकों को झपकाते हुए आसपास देखने लगी, जैसे ही वो जानने की कोशिश कर रही हो कि इस वक्त वो कहाँ है। तभी से याद आया कि वो नमन राठी की कैद में थी, इसीलिए वो एक चीख के साथ उठ बैठी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने सामने बैठे माहिर पर गई, उसने कसकर माहिर को पकड़ लिया और उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, माहिर वो नमन राठी मुझे मुझे अपने साथ ले गया था, तुम सही कह रहे थे, वो बहुत ही बुरा है, उसने मुझे किडनैप कर लिया था, वो मुझे अपने साथ कहीं दूर ले जाना चाहता था। कहते हुए प्रीत एकदम से रोने लगी। भले ही प्रीत नमन राठी के सामने कितनी भी हिम्मत दिखा रही थी, पर अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, रोने लगी। माहिर अपने एक हाथ से उसकी बैग सहला रहा था और दूसरे हाथ से प्रीत के बालों को सहलाने हुए उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। शांत हो जाओ, अब तुम सेफ हो, वो नमन राठी अब हमारी कैद में है, वो अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रीत ने माहिर के चेहरे की तरफ देखा और सुबकते हुए कहा, अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो वो तो मुझे अपने साथ ले जाता ना। माहिर ने प्रीत के चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए कहा, ऐसे कैसे ले जाता, मैं उसे ले जाने देता तब ना, मैं अपनी जान को फिर से दूर नहीं जाने दे सकता। इस कहकर माहिर ने प्रीत की फोरहेड को चूम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये तो माहिर ही जानता था कि प्रीत के दूर होने का डर उसके दिल को कितना बेचैन कर रहा था। प्रीत ने कुछ सोचते हुए कहा, पूछा, अब वो नमन राठी कहाँ है, क्या किया तुमने उसके साथ? माहिर ने कहा, अभी तक हमने उसकी सजा नहीं दी है, वो बस हमारी कैद में है, बस मैं तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और जसमीत हड़बड़ाते हुए अंदर आई। अपनी माँ को देखकर प्रीत की आंखों में एक बार फिर से आंसू आने लगे। जसमीत ने आकर जल्दी से प्रीत को अपने सीने में लगा लिया। प्रीत ने भी अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। जसमीत ने प्रीत से पूछा, प्रीत बेटा तू ठीक तो है ना? तो प्रीत ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माहिर ने वक्त पर मुझे बचा लिया। जसमीत ने माहिर की तरफ देखा और रोते हुए बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मेरी प्रीत को सही सलामत मेरे पास लाने के लिए। माहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे तो मुझे करना ही था ना, आखिर मैं प्रीत से इतना प्यार जो करता हूँ। माहिर की बात सुनकर जसमीत ने हैरानी से प्रीत की तरफ देखा तो माहिर ने खड़े होते हुए कहा, आंटी क्या प्रीत ने आपको बताया नहीं है कि ये मुझे बहुत पसंद करती है और मैं इसे? जसमीत प्रीत से कुछ कहने ही वाली थी कि प्रीत ने जल्दी से अपना सर झुकाते हुए कहा, मम्मी आपको मैं ये बताने ही वाली थी, पर डर लग रहा था कि कहीं आप मुझ पर गुस्सा ना करो। प्रीत की बात सुनकर जसमीत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये कोई गुस्सा होने वाली बात है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुमने अपने लिए इतना अच्छा जीवन साथी चुना है। माहिर से अच्छे तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। माहिर ने अब हंसते हुए कहा, देखा प्रीत, इतनी सी बात थी, मैं कब से तुम्हें कह रहा था कि आंटी को सच बता दो, पर तुम थी कि बता ही नहीं रही थी। कुछ ही देर में वहां पर सिमरन, अबिका और हीर भी आ गई थी। माहिर ने उन सभी को प्रीत के पास छोड़ा और रूम से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने आयुष का नंबर डायल किया। आयुष ने कुछ देर बात करने के बाद माहिर ने फोन डिस्कनेक्ट किया और वापस अंदर आकर हीर से कहा, हीर मुझे अभी जाना होगा, तुम प्रीत को पास रुक जाना, ठीक है? हीर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? तो माहिर ने कहा, जरूरी काम है। हीर माहिर का ये जरूरी काम समझ गई थी, इसीलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो भाई, आपकी प्रीत को मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, पर आप ना जरूरी काम अच्छे से निपटा कर आना, ठीक है? कहते हुए हीर के फेस पर एक मिस्टीरियस वाली स्माइल आ गई। वहीं माहिर ने भी अपनी पलकें झपकाई और रूम से बाहर निकल गया। आधी रात का वक्त था। एक सुनसान जगह पर कुछ लोगों की लाशें इधर उधर खून से सनी हुई पड़ी थी। वहां का मंजर देखकर ही लग रहा था कि जैसे एक बड़ा सा तूफान यहाँ से होकर गुजर गया हो। अमावस्या की रात होने की वजह से वहां का माहौल काफी अंधकारमय था, लेकिन गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी वहां के अंधेरे को भी जैसे चैलेंज कर रही थी। रणवीर एक आदमी के बालों को घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। वो आदमी पूरी तरह से खून से लथपथ था। वहीं रणवीर ने के भी चेहरे को और कपड़ों पर खून के चीटे लगे हुए थे। रणवीर का लुक देखने में इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। आज रणवीर पूरी तरह से अपने डेविल अवतार में नजर आ रहा था। वो उस आदमी को घसीटते हुए अपनी गाड़ी के पास ले आया और बालों से ही खींचकर उसे खड़ा करते हुए गाड़ी की बोनट पर उसे सर जोर जोर से मारा। रणवीर ने उसके सर को गाड़ी के बोनट पर अभी अभी प्रेस किया हुआ था कि उसी तरफ झुकते हुए अपनी खतरनाक और सख्त आवाज में कहा, मेरी बर्बादी के ख्वाब पाले बैठा था ना तू, अब देख तुझे तेरी बर्बादी के क्या नज़ारे दिखाता हूँ। कहकर रणवीर ने अपने आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने जल्दी से गाड़ी के बोनट पर ही एक लैपटॉप रखा और उस स्क्रीन को ऑन कर दिया। रणवीर ने उस आदमी का चेहरा उठाकर उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ करते हुए कहा, देख अब
शौक से देख अपनी बर्बादी का मंजर, ताकि मुझे पता चले कि रणबीर रॉय कपूर से टकराना तेरी औकात के बाहर था। ये कोई और नहीं केडी था, जिसका चेहरा पूरी तरह से लहूलुहान था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक साथ कई सारी जगहों के वीडियो नजर आ रहे थे। ये सारी जगह केडी के वो सारे खुफिया अड्डे थे जिसके बारे में शायद ही दुनिया में कोई जानता होगा। केडी ने अपनी कांपती हुई आवाज़ से में कहा, ये तुम नहीं कर सकते रणवीर, तुम ऐसे नहीं कर सकते। रणवीर ने एक नज़र से अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं? क्या ये सब देखने के बाद भी तुम समझ नहीं आया? तभी वेदांत ने वहाँ आते हुए कहा, अभी तो तुझे बहुत कुछ देखना है केडी। वैसे तुझे बता दूं, तेरे लंका में आग लगाने वाला तेरा ये नालायक भाई ही था। इसी की बदौलत तो हम तुम तक पहुंच पाए। कहकर वेदांत ने नमन को पर्स पर धकेल दिया। केडी ने पलटकर अपने भाई की तरफ देखा। नमन राठी केडी का ही भाई था। केडी नमन राठी के पास जाने ही वाला था। तब तक रणवीर ने पीछे से केडी की गर्दन से पकड़ा और उसे अपने सामने करते हुए कहा, ना केडी, चिंता मत कर, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। इसे तेरे साथ ही ऊपर भेजूंगा। कम से कम तुझे कंपनी देने के लिए तेरा भाई तो नरक में मौजूद होना चाहिए ना। नमन के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि उसे काफी फुर्सत से धोया गया है। वेदांत ने झुककर नमन के बालों को पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए कहा, चल तू भी अपने भाई के साथ एक मस्त सा शो एंजॉय कर। वेदांत भी नमन को घसीटते हुए वहीं गाड़ी के बोनट के पास लाया और केडी और नमन अपनी अपनी आंखों से लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहे थे। इसी के साथ रणवीर ने काउंटिंग शुरू की, 3, 2, 1, और इसी के साथ एक के बाद एक कई सारे धमाके उन जगहों पर होने लगे। इसी के साथ वो सारे खुफिया अड्डे आग में धुआं धुकर जलने लगे। केडी एकदम गुस्से से चीख पड़ा, नहीं, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की बनाई हुई मेहनत उसकी आंखों के सामने धू धू कर जल रही थी। इसी के साथ वेदांत और रणवीर दोनों ही डेविल हंसी हंसने लगे। तभी उस लैपटॉप की स्क्रीन पर एक और वीडियो प्ले होने लगी। उस वीडियो में रुद्र था, जो हंसते हुए बोला, तो शो कैसा लगा केडी, मस्त है ना? हमने ये सब स्पेशली तुम्हारे लिए ही किया था। आखिर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में तुम इतना तो डिजर्व करते हो ना। कहने के साथ ही रुद्र हंसने लगा। केडी और नमन किसी सदमे की हालत में लैपटॉप की स्क्रीन में देख के जा रहे थे। उन दोनों के पैरों में तो खड़े होने की जान ही नहीं थी। वे दोनों ही एक साथ घुटनों के बल पर ही गिर गए। फिर वेदांत और रणवीर दोनों ने ही एक साथ अपनी खतरनाक नजरों से केडी और नमन को घूरते हुए बोला, शो खत्म, अब तुम दोनों की सांसें भी खत्म। कहने के साथ ही वेदांत और रणवीर दोनों ने अपनी गन नमन और केडी पर तान दी और इसी के साथ पूरा माहौल कई सारी फायरिंग की आवाज के साथ गूंज उठा। कुछ ही देर में वहां का माहौल किसी सन्नाटे में बदल गया था और केडी और नमन की लाशें खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ नमन और केडी का अंत हुआ और माहिर और रणवीर के दुश्मनों का भी अंत हो गया। और अब उनकी दुनिया में, यानी कि उनके परिवार में, उनकी ज़िंदगी में बस आने वाली हैं भर भर कर खुशियाँ। तो चलिए, इस दुख की घड़ी में आपने हमारा बहुत साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं माही और रणवीर की खुशियों को सेलिब्रेट करने। आज का दिन उनका बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। करीब 3 साल के बाद कपूर मैंसन में माही मिरर के सामने खड़ी हुई अपने कानों में ईयरिंग पहन रही थी। तभी पीछे से रणवीर ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर किस करते हुए कहा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो जान? माही ने रणवीर को मिरर में ही देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बस ईयरिंग पहन लूं, उसके बाद मैं रेडी हूँ। रणवीर ने माही के हाथ में ईयरिंग ली और खुद उसे के कानों में पहनाने लगा। माही ने ऑफ वाइट कलर की डिजाइनर साड़ी पहनी थी और अपने बालों का खूबसूरती से चूड़ा बनाया हुआ था। माही इस उम्र में भी अपनी सौम्यता की वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं रणवीर ने अपने फेवरेट ब्लैक कलर की 3 पीस सूट पहना हुआ था। इस उम्र में भी उसके अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में किसी भी तरह की कमी नहीं आई थी। उसका चार्म अभी भी बरकरार ही था। माही के कानों में झुमका पहनाने के बाद रणवीर ने पीछे से माही की कमर में अपनी बाहें लपेटी और उसके कंधे पर अपनी चिन रखकर मिरर में देखते हुए कहा, कौन कहता है कि वक्त के साथ प्यार कम होता है, बल्कि वक्त बढ़ने के साथ प्यार इश्क में बदल जाता है माही, और इश्क का नशा कभी कम नहीं होता, वो वक्त के साथ धीमे धीमे बढ़ते ही जाता है। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर इश्क तुम्हारी तरह जुनूनियत से भरा हो तो वो सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में मुकम्मल होता है। वो फिर पलटी और रणवीर के सीने पर सर रखते हुए कहा, इश्क करना मैंने तुमसे सीखा है रणवीर, बेइंतहा इश्क जिसमें अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून हो, हर हद पार कर जाने की जिद हो। रणवीर ने भी माही को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, और प्यार को निभाना मैंने तुमसे सीखा है माही। अपनी जिद और जुनून के चलते मैंने तुम्हें कई बार हर्ट किया, कई बार मैंने तुम्हारी आत्मा तक को चोट पहुंचाई, लेकिन तुमने हमेशा अपना प्यार निभाया। तुमने मुझसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। फिर माही ने अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा और दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों ने ही मुस्कुराते हुए एक साथ कहा, चाहे हम रहें या ना रहें, पर हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। माही ने मुस्कुराते हुए रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, चलो बुलावा आ गया है। रणवीर ने अपनी एक बाहें आगे करते हुए कहा, चलो। माही ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें रणवीर की बाहों में डाली और उसी के साथ रूम से बाहर निकल गई। नीचे पूरा का पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। वहां पर मीडिया भी आई हुई थी, जो रणवीर और माही के आने का ही वेट कर रही थी। माही और रणवीर
सीढ़ियों के ऊपर ही खड़े हुए नीचे का सारा नजारा देख रहे थे। इसी के साथ मीडिया के कैमरे एक साथ चमकने लगे। रणवीर माही की बाहें थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। आज कपूर मैंशन में एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। दरअसल आज माही और रणवीर की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी। इसी के साथ दूसरा कारण भी था जो इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की गई थी। रणवीर और माही नीचे जाकर मेहमानों से मिल रहे थे। सभी मेहमान एक एक करके उन्हें बधाइयां दे रहे थे। माही रणवीर दोनों ने जाकर अनीता जी का आशीर्वाद लिया। अनीता जी ने प्यार से माही और रणवीर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान तुम्हारी ये खूबसूरत जोड़ी हमेशा ही सलामत रखे। फिर अनीता जी ने पूछा, बच्चे अभी तक नहीं आए? उनकी सगाई का मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है। माही ने कहा, बस माँ, वो आते ही होंगे। तभी सारिका ने अनीता जी से कहा, बड़ी माँ देखो वो आ गए। इसी के साथ सभी की नज़र सीढ़ियों की तरफ गई, जहाँ पर माहिर और प्रीत, हीर और आरव, अविका और आयुष एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़े हुए थे। ये तीनों जोड़ियां मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देख रही थी। उन तीनों जोड़ियों को देखकर लग रहा था जैसे किसी फेरी टेल की प्रिंस और प्रिंसेस हो। आयुष, माहिर और आरव तीनों ने ही ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था और तीनों ही किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहे थे। वहीं प्रीत, हीर और अविका, उन तीनों ने ही खूबसूरत सा प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था। हाँ, तीनों के गाउन के कलर बिल्कुल अलग थे। हीर के गाउन का कलर हल्का गोल्डन था, वहीं प्रीत के गाउन का कलर सिल्वर और अविका के गाउन के कलर का हल्का पिस्ता कलर का था। तीनों ही बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस की तरह लग रही थी। इसी के साथ मीडिया के कैमरे की लाइट एक बार फिर से बड़ी तेजी से चमकने लगी। सभी लोग इस मोमेंट को कह सकते हैं इस पार्टी के हर एक पल को अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि यह सब तो कल की ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली थी। जी हाँ, आज रणवीर की और माही की 25वीं एनिवर्सरी वाले दिन ही इन तीनों कपल की एंगेजमेंट भी होने वाली थी। पूरा परिवार आज बहुत खुश था। तीनों ही एक एक कर नीचे आए। अनीता जी ने प्यार से सभी की बलाएं लेते हुए कहा, नजर न लगे मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। सारिका ने कहा, बड़ी माँ, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, इनकी एंगेजमेंट और देरी नहीं करनी चाहिए। माही ने भी कहा, सही कह रही हो दी। इसी के साथ अनाया, सिमरन और रियांसी तीनों ही अपने हाथों में अलग अलग थाल पकड़े हुए वहां पर आई और उन तीनों थाल में रिंग रखे हुए थे। माहिर और प्रीत दोनों ने ही अपनी अपनी रिंग अपने हाथों में ले ली। ऐसे ही हीर और आरव, आयुष और अभिका, उन्होंने भी अपनी अपनी रिंग अपने हाथों में ली। फिर अनीता जी ने कहा, अब तीनों ही अपनी अपनी रिंग एक्सचेंज करो। इसी के साथ उन लोगों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की रिंग फिंगर में रिंग पहना दी। इसी के साथ पूरे माहौल में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। सभी लोग उन तीनों कपल्स को बधाइयां देने लगे। माही ने मुस्कुराते हुए रणवीर की तरफ देखा और कहा, मुझे इस दिन का कब से इंतजार था रणवीर। रणवीर ने हंसते हुए कहा, तो चलो इसे अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। रणवीर की बात सुनकर माही ने कंफ्यूजन से उसे देखते हुए पूछा, अपने तरीके से मतलब? रणवीर ने माही का हाथ थामा और उसे फ्लोर की तरफ ले जाते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा। इसी के साथ बाकी के सभी कपल भी फ्लोर की तरफ बढ़ गए। रणवीर ने म्यूजिक प्ले करने का इशारा किया और वहां पर एक बॉलीवुड सॉन्ग प्ले होने लगा। ये वही सॉन्ग था जिस पर रणवीर और माही ने पहली बार एक दूसरे के साथ डांस किया था। हाँ, वो बात अलग थी कि तब रणवीर जबरदस्ती माही को अपने साथ ले गया था, लेकिन आज उसमें माही की मर्जी भी शामिल थी। उस सॉन्ग को सुनते ही माही ने हैरानी से कहा, ये तो वही सॉन्ग है ना रणवीर? रणवीर ने माही की कमर थामकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, लेट्स हैव सम फन स्वीट हार्ट। तो दोस्तों, म्यूजिक प्ले होने लगा। रणवीर ने डांस स्टेप बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 25 साल पहले उसे माही के साथ इस सॉन्ग पर डांस करते हुए किए थे, पर इस बार माही रणवीर का पूरा साथ दे रही थी और दोनों ही उस सॉन्ग को एंजॉय कर रहे थे। वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था। सभी कपल इस सॉन्ग पर डांस करना काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। सभी के चेहरे पर आज एक अलग ही रौनक नजर आ रही थी, क्योंकि कुछ का प्यार मुकम्मल हो चुका था और कुछ का प्यार मुकम्मल होने वाला था। तो दोस्तों, इसी के लिए एक लाइक तो बनता है और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने स्टोरी की एंडिंग में जो ये प्यारे सी मोमेंट को जोड़ा है वो आपको कैसा लगा। आई होप आपको पसंद जरूर आया होगा और प्लीज़ दोस्तों, आज 100 लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट करना। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, इतनी सी रिक्वेस्ट मेरी कर लेना, मान लेना। एक महीने बाद आज कपूर मैंशन में रौनक देखते ही बन रही थी। पूरे कपूर मैंशन में बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था, क्योंकि आज कपूर खानदान के तीनों बच्चे अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले थे। कपूर मैंशन के गार्डन एरिया में बहुत ही खूबसूरती से तीनों मंडप सजाए गए थे, जहां पर माहिर के बगल में प्रीत दुल्हन बनी बैठी हुई थी, आरव के बगल में हीर और आयुष के बगल में अविका। जहां आज हमारे तीनों प्रिंस दूल्हे के गेटअप में काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लग रहे थे, वहीं हमारी तीनों प्रिंसेस आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। पंडित जी मंत्रों के साथ साथ सारी रस्में पूरी कराते जा रहे थे। धीरे धीरे शादी की रस्में पूरी होती जा रही थी। इसी के साथ माहिर ने प्रीत और आरव ने हीर और आयुष ने अविका की मांग में सिंदूर भरकर उसकी किस्मत में अपने प्यार का रंग भर दिया और तीनों ने ही अपने अपने प्यार के गले में मंगलसूत्र पहनाकर अपने प्यार को सारी जिंदगी के लिए अपनी किस्मत में जोड़ लिया। माही इस पल को देखकर काफ़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि आज उसे वो पल याद आ रहा था जब रणवीर ने उसकी मांग में सजा
रणवीर उसकी मांग सजाए और उसे गले में मंगलसूत्र पहनाकर अपने प्यार को एक खूबसूरत रिश्ते में बदल दिया था। माही ने अपने बगल में ही बैठे रणवीर की तरफ देखा, जो एक मुस्कुराहट के साथ सामने की तरफ देख रहा था। जब रणवीर को खुद पर माही की नजरें महसूस हुई तो उसने माही की तरफ देखा। माही की आंखों में नमी और होठों पर सजी मुस्कुराहट देखकर रणवीर को समझते देरी नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। उसने माही का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, अपनी शादी का दिन याद कर रही हो जान? माही ने रणवीर के कंधे पर सिर रखते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहा, रणवीर, वक्त कैसे बीत जाता है ना, पता भी नहीं चलता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार दुल्हन बनी, तुम्हारे हाथ थामे इस मेंशन में आई थी और आज हमारे दोनों बच्चों की शादी हो गई है। रणवीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माही, मुझे भी वह वक्त याद है जब मेरी छुई मुई सी माही दुल्हन के जोड़े में मेरे हाथ थामे कपूर मेंशन में आई थी। उस वक्त मेरी जान इतनी प्यारी लग रही थी कि जी चाह रहा था कि तुम्हें अपनी बाहों में घेरे में हमेशा छुपा कर रख लूं। रणवीर की बात सुनकर माही ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। रणवीर ने हंसते हुए कहा, तुम आज भी वैसे ही शर्माती हो माही, जैसे पहले मेरी बातों पर शर्माया करती थी। रणवीर की बात सुनकर माही ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, तो तुम भी तो मुझे पहले की तरह ही छेड़ते रहते हो। इतना वक्त बीत गया है, पर अब अपनी हरकतों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। रणवीर ने हंसते हुए कहा, बस तुम्हें देखकर ही तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। इतने वक्त बाद भी रणवीर का माही को छेड़ना और माही का रणवीर की बातों पर शर्माना बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। तभी पंडित जी की आवाज़ उन दोनों के कानों पर आई, आप लोग बिटिया का कन्यादान करने के लिए इधर आ जाइए। माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और चेयर से खड़े होते हुए कहा, चलो रणवीर, हीर का कन्यादान करना है ना। हीर के कन्यादान की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर जो स्माइल थी वह अचानक से चली गई। अब रणवीर था तो एक बेटी का बाप ही ना, चाहे वह इमोशनली कितना कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जितना भी सख्त दिल हो, लेकिन जहां बात अपनी बेटी के कन्यादान की आती है, हर बाप का दिल कई तरह की भावनाओं से भर जाता है। रणवीर ने बुझे हुए चेहरे को देखकर माही ने रणवीर का हाथ थामते हुए कहा, रणवीर, ये रस्म तो हर माँ बाप को करनी होती है ना। रणवीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उठकर मंडप की तरफ अपने कदम बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ रणवीर का खास बॉडीगार्ड सेरा कपूर मेंशन से थोड़ी दूरी पर खड़े हुए सिक्योरिटी इंचार्ज को देख रहा था। सेरा इस वक्त रणवीर से बात करना चाहता था। जब उसने रणवीर को मंडप में कन्यादान की रस्म में बिजी देखा तो उसने अपने कदम वहीं रोक दिए और मन ही मन कहा, मेरे ख्याल से अभी ये बात करने का सही तरीका नहीं है, मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सेरा सोचकर सेरा ने उस फाइल को एक नज़र देखा और उसे अपने ब्लेजर में ही छुपा लिया और एक साइड तनकर खड़ा हो गया। पंडित जी आरव और हीर की शादी की रस्में विधि विधान से पूरी करवा रही थी। रणवीर और माही भी वहीं आकर बैठ गई और जैसे जैसे पंडित जी कन्यादान की रस्में पूरी करवा रहे थे, रणवीर का दिल तो बैठा ही जा रहा था, क्योंकि यहाँ बात उसकी जिगर के टुकड़े की जो थी। आखिरकार हीर ने रणवीर की जान जो बस्ती थी और आज अपनी नाजों से पली बच्ची को किसी और के हवाले करने में रणवीर का दिल तो जैसे बैठा ही जा रहा था। माही भी हालांकि अंदर से बहुत उदास थी, लेकिन वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानती थी कि हीर रणवीर के दिल के बहुत करीब है और रणवीर के हीर को लेकर कितने इमोशन है, इस बात को वो पूरा कपूर खानदान जानता था। इसीलिए उसने रणवीर के दूसरे हाथ पर अपना हाथ रखा और रणवीर ने माही की तरफ देखा तो माही ने अपनी पलकें झपकाकर जैसे उसे हौसला दिया हो। फिर धीरे धीरे करके शादी की रस्में पूरी हो गई। अब वक्त था विदाई का। जहां कपूर मेंशन में 2 बहू आने की खुशी थी, वहीं घर की लाडली हीर के विदा होने का गम भी शामिल था। पूरी शादी की तैयारियों में वैसे तो हीर बहुत ही खुश थी, क्योंकि आज वह अपने प्यार आरव की दुल्हन जो बनने वाली थी, लेकिन जब वक्त विदाई का आया तो हीर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रणवीर के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। आज तो रणवीर की भी आंखें नम हो गई थी। उसने अपनी प्यारी सी बेटी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को चूमते हुए कहा, हीर, शांत हो जाओ बच्चा, वैसे भी तुम दूर तो नहीं जा रही हो ना, तुम इसी शहर में रहोगी। हालांकि रणवीर ये बात कह रहा था, हीर को तसल्ली तो दे रहा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि आज उसकी बेटी पराई हो गई है। अब पता नहीं रणवीर इस बात को कहकर हीर को तसल्ली दे रहा था या फिर खुद को। वहीं माही भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। वह हीर को अपने गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। हीर भी अपनी माँ की गले में लगकर जैसे वापस वही छोटी सी हीर बन गई थी, जो अपनी माँ के बगैर बिल्कुल नहीं रहती थी। सनाया ने आकर माही को संभालते हुए कहा, माही, संभालो खुद को, अगर तुम ही इतना ज़्यादा रोगी तो अपनी बेटी को चुप कैसे कराओगी? और वैसे भी अब हीर की एक माँ नहीं बल्कि 2 माँ हैं, माही और सनाया। माही ने सनाया से कहा, सनाया, मेरी हीर का ख्याल रखना, ये अभी भी थोड़ी सी नादान है, इसीलिए कभी कभी नादानी में कुछ हरकतें ऐसी कर देती है, लेकिन प्लीज़ तुम इसे प्यार से सब समझाना। सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माही, जैसे मेरी अनाया है वैसे ही हीर है, तुम हीर की बिल्कुल चिंता मत करना। तभी हीर ने किसी की एब्सेंट महसूस की और आसपास किसी को ढूंढते हुए कहा, मम्मा, भाई कहाँ हैं? वह नज़र नहीं आ रहे। माही ने भी नोटिस किया कि माहिर काफ़ी देर से गायब है। उसने भी आसपास देखते हुए कहा, पता नहीं, अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? तभी आयुष ने हीर को एक कोने की तरफ इशारा किया। वो देख रहा था
कि माहिर वहाँ है। हीर माही के साथ साथ सभी की नज़रें उस तरफ चली गई जहाँ पर माहिर दूसरी तरफ पलटकर खड़ा हुआ था। फिर हीर ने रणवीर और माही की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो भाई इधर क्यों नहीं आए। रणवीर शायद माहिर के इमोशन समझ गया था। उसने हीर से कहा, जाओ अपने भाई से मिल लो। हीर ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और जल्दी से भागकर माहिर के पास गई और थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर माहिर को पुकार, भाई क्या मुझसे मिलोगे नहीं। माहिर जो बहुत मुश्किल से अपने इमोशन कंट्रोल कर रहा था, उसने बिना हीर की तरफ देखे ही कहा, क्यों, तुमसे मिलकर क्या करना है, वैसे भी तुम कौन सा दूर जा रही हो, इसी शहर में तो हो। और हाँ, आरव को ज़्यादा परेशान मत करना, क्योंकि अगर मुझे पता चला ना कि तुमने अपनी शरारतों को वहाँ भी शुरू कर दिया तो वहाँ पर आकर तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। माहिर बहुत कोशिश कर रहा था कि वह अपने इमोशन हीर के सामने ना लाए, लेकिन कहते हैं ना कहते कहते आखिरकार उसकी आवाज़ रुंध ही गई। और ये बात तो हीर भी जानती थी कि उसका भाई उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा है। इसीलिए वह जल्दी से जाकर माहिर की पीठ पर सिर टिकाकर और उसकी कमर में दोनों हाथ लपेटकर रोते हुए बोली, भाई अब तो मैं घर से जा रही हूँ ना, अभी भी आप मुझे डांटोगे क्या और मुझे अच्छे से मिलोगे भी नहीं। क्या मैं आपकी इतनी बुरी वाली बहन हूँ। हीर के इस तरह से बोलने से माहिर अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने पलटकर हीर को अपनी बाहों में भर लिया और उसे गले से लगाकर रुंधी आवाज में कहा, देखो छोटी चुड़ैल, तुम जाते जाते भी मुझे रुला रही हो ना, तुम इसीलिए मुझसे डांट खाती हो। तुम्हें पता है ना मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। हीर ने भी रुआसा होते हुए कहा, भाई कब तक आप इमोशन छुपाओगे, आप तो बोल दो ना कि आप मुझे बहुत मिस करोगे। माहिर वाकई में अपने इमोशन छुपाना बहुत अच्छे से जानता था। इस मामले में वह अपने डैड रणवीर पर ही गया था, लेकिन आज उसकी बहन इस घर में विदा हो रही थी तो जाहिर सी बात थी उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। बचपन से लेकर अब तक हीर और माहिर हमेशा एक साथ रहते थे, या कह सकते हैं कि हाँ, एक ही माँ की कोख में दोनों साथ रहे, इस दुनिया में साथ आए और इस घर में भी हमेशा साथ रहे। लेकिन आज दोनों ही एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, इसीलिए उसके लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भरा पल था। माहिर थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई मुस्कुराते हुए अपने दोनों बच्चों को देख रही थी, पर उसकी आंखों और दिल आज बुरी तरह से रो रहा था। उसे यह वक्त याद आ रहा था जब हीर और माहिर का जन्म हुआ और दोनों ही एक साथ उसकी गोद में पहली बार आए, और आज वक्त आ गया था कि दोनों बच्चे आज अपने अपने हमसफर के साथ एक नई जिंदगी में प्रवेश कर रहे थे। उसे वो वक्त याद आ रहा था जब माहिर अक्सर हीर को चिढ़ाने के लिए कहता था, मॉम उस छोटी चुड़ैल के लिए जल्दी से कोई बूढ़ा सा दूल्हा ढूंढो और इसे यहाँ से दफा करो, जब देखो सबको परेशान करती रहती है। माहिर की इस बात पर हीर मुंह फुलाकर बैठ जाया करती थी। तब माहिर को डांटते हुए कहती थी, माहिर क्यों अपनी बहन को परेशान करती हो, देख लेना जब हीर की शादी होगी तो सबसे ज़्यादा तुझे ही रोना आएगा और तू ही इसे मिस करेगा। तभी माहिर हंसते हुए कहता है, मिस, और अरे वो दिन तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी भरा दिन होगा जब ये शादी करके अपने ससुराल जाएगी, उस दिन मैं पार्टी करूँगा। माही को वो वक्त याद करते हुए हंसी आ गई। तभी माहिर ने हीर से दूर होते हुए कहा, चल बहुत एक्टिंग कर ली मैंने रोने की, अब जल्दी से आरव के साथ यहाँ से जाओ, और हाँ जल्द से जल्द यहाँ मत आना। फिर आरव से कहना, और आरव इसके नखरे उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर ये तुझे जरा भी परेशान करे तो मुझे फ़ोन कर देना। हीर ने थोड़ी हैरानी से कहा, भाई आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि आप रोने की एक्टिंग कर रहे थे। तो माहिर ने कहा, अरे पागल, ये कोई दुख के आंसू नहीं है, बल्कि ये तो खुशी के आंसू हैं कि मेरी सबसे बड़ी मुसीबत अपने ससुराल जा रही है। माहिर की बात सुनकर वहाँ सभी लोगों को हंसी आ गई। वहीं हीर ने माहिर के सीने पर मुक्की बरसाते हुए कहा, अब तो मैं रोज़ आपको परेशान करने आया करूँगी। आप क्या समझते हैं कि मैं ससुराल जा रही हूँ तो आपका पीछा छूट जाएगा। हीर और माहिर की नोकझोंक को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ वक्त पहले इमोशनल थे, अब सभी के फेस पर स्माइल आ गई। इसी तरह से हीर अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। वहीं माही और सारिका ने अपनी दोनों बहू का स्वागत किया और शादी के बाद की सारी रस्में पूरी की। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नई कहानी के साथ, फर्स्ट एपिसोड के साथ। और प्लीज़ दोस्तों, इस कहानी को अपना फुल सपोर्ट देना। आज ये कहानी का लास्ट एपिसोड था। मैं चाहती हूँ कि इस कहानी को मैं हमेशा याद रखूँ, और आप सभी, तो प्लीज़ आप सभी इस कहानी को लाइक करना। जो भी लोग इस कहानी को यहाँ तक सुने हैं, प्लीज़ सभी लाइक करना, और सभी लोग कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मेरी आने वाली कहानी का वेट कर रहे हैं क्या नहीं, मुझे सब बताना। और जल्द ही मैं अपनी कम्युनिटी में एक पोस्टर जारी करूँगी अपनी आने वाली कहानी के लिए, तो प्लीज़ बने रहिए और उस पोस्टर को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप सबकी वजह से ही मैं यहाँ तक आई हूँ। जल्दी से 1000 सब्सक्राइब कर देना और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मुझे भी और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।